अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों हम ये पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है यूपीएससी लेवल से लेके स्टेट सर्विस एग्जाम्स तक, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 2 से लेके 4 क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स से नहीं पूछे जाते हैं। तो वेदर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, हैव बीन आस्क्ड, विल बी आस्क्ड, नंबर ऑफ टाइम्स हैव बीन आस्क्ड। तो इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स जानने बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं आज हम इन्हीं के बारे में, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। हम हिंदुस्तान के बाशिंदगान हैं तो हमने हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ने हैं। तो पहले हमने ये भी कहा है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स बोरोड, तो ये हमने और कंट्रीज से लाया है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लाए हैं? वो हमने लाए हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन यूएसए these fundamental rights were called bill of rights। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं। इन इंडिया वी आर सेइंग फंडामेंटल राइट्स, बट इन यूएसए these are called bill of rights। और किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो कहां, किस आर्टिकल से लेके कहां तक? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। एक पॉइंट हमने इनको बारो किया कहां से? यूएसए से। सेकंड पॉइंट यूएसए में इनको क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। थर्ड पॉइंट these are from article 12 to article 35, right। तो इन फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? जैसे एक किंग था ब्रिटिश में, ये 1215 की बात है, किंग जॉन उसका नाम था। तो उसने पहले ये फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, एक स्क्रिप्ट बनाया है जो वो प्रेशराइज किया गया था कि आप ये बनाइए। तो इसलिए इनको कहते हैं मैग्ना कार्टा। उन्होंने उसका नाम रखा था मैग्ना कार्टा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हम इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द फंडामेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किस पार्ट को कहते हैं। तो ये जो पार्ट 3 है उसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फंडामेंटल राइट्स है दीज आर गारंटीड टू द सिटीजन बाय विच? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द सुप्रीम। और यही गारंटी देती है एक सिटीजन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक राइट्स, दीज मौलिक अधिकार इन फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। दीज आर बेसिक राइट्स टू एवरी सिटीजन, but there are exceptions. There are reasonable restrictions. There are exceptions. I will tell you them later. Originally अगर हम बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स। पहले कितने थे? 7। Originally, I am talking about originally, there were 7 fundamental rights. तो आज कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट। आज कितने हैं? ओरिजिनली देयर वर 7, नाउ टुडे देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, देखिए मैंने पहले कहा आपको आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं
आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक मैं कह रहा हूं राइट टू इक्वालिटी। तो 12 सर 12 और 13 कहां पे है? वी विल टॉक अबाउट देम लेटर, राइट? उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे जो मेन 7 फंडामेंटल राइट्स थे उनके बारे में, और आज 6 से कौन सा फंडामेंटल राइट अब वैलिड नहीं है, यह भी हम बात करेंगे। देखिए, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 7 फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट टू इक्वालिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल? इट्स आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी हैरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ये किससे कहां तक? 23 से लेके 24 तक। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब में जो आजादी हमें है, यानी वी कैन स्प्रेड द रिलीजन, वी कैन whatever we would have the faith, that all is mentioned in article 25 to article 28. Cultural and educational rights, वो किस में? आर्टिकल 29 में, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो 6वें नंबर पे है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसी को डिलीट किया गया है। इट वॉज रिमूव्ड, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है एज ए फंडामेंटल राइट, यानी ये फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा है। तो अब क्या रहा ये? राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, एक्चुअली एक व्यक्ति थे केशवा आनंदी, आपने सुना होगा केशवा आनंदी भारतीय केस, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो केरला गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सोचा हम वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें से केरला, उसमें से इसकी जमीन जाती थी, किसकी? केशवा आनंदी भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो कुछ जमीन जा रही थी उसकी, तो उसने क्या किया है, उसने पिटीशन डाली किसमें? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, यानी अब केरला। उसने पिटीशन डाली, पिटीशन में क्या क्या था कि ये जो जमीन मुझे ये ले रहे हैं, ये मेरा अधिकार है, दिस इज माई फंडामेंटल राइट टू ओन दैट प्रॉपर्टी। तो लेकिन जजमेंट वॉज अगेंस्ट हिम, तो वो केस हार गए। तो फिर ने उसने दूसरी पिटीशन डाली, वो कहां पे डाली? वो उसने डाली सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से भी वो हार गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस आर्टिकल को, ये जो आर्टिकल 31 है, ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल होना ही नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर, दिस इज नॉट वैलिड एट ऑल। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स नहीं है। पावर्स किसके पास है? पावर्स पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाया। अमेंडमेंट एक्ट वो कब लाया? 1978 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो उसमें उस एक्ट के जरिए से ये जो एक्चुअली वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो उस एक्ट के जरिए से इस आर्टिकल को रिमूव किया गया, यानी अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो जो अमेंडमेंट करते हैं किस एक्ट से करते हैं, किस आर्टिकल में ये मेंशन है? 368। आर्टिकल 368 सेज अबाउट दिस अमेंडमेंट्स। तो क्या है? आर्टिकल 31 जो है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये लीगल राइट रहा।
300A में, ठीक है। पार्ट 12 यानी इट इज नॉट नाउ फंडामेंटल राइट्स, इट्स नो मोर नाउ फंडामेंटल राइट्स, इट्स नाउ लीगल राइट मेंशन्ड इन पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिमूव किया गया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। अब किस में है 300A में, और किस पार्ट में 12 पार्ट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स है टोटल, उनमें से 12 पार्ट में किसको लगाया गया है, इसको। नाउ इट इज लीगल राइट, ये अब क्या है लीगल राइट। होप दैट आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। तो अब कितने हैं, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ 6 है। तो हम एक एक करके सबको देख लेंगे, ठीक है। पहला जो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 जो है इट सेज राइट टू इक्वालिटी, यानी हर एक को इक्वालिटी मिले। दैट्स व्हाट वी से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने, इट्स नॉट बिफोर पहले, इट्स बिफोर के सामने, लॉ के सामने सब इक्वल है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और हर एक को लॉ के अंदर प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। देखिए ये आर्टिकल 14 है, ये पूछा जाता है आर्टिकल्स, दीज फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग आस्क्ड, नंबर ऑफ टाइम्स हैव बीन आस्क्ड, विल बी आस्क्ड। तो ये पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी के बारे में, या इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट्स आर्टिकल 14, इट्स आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 व्हाट इट सेज, state shall not deny to any person equality before the law. State means government, state means India cannot deny, और any particular राज्य, यार ना राज्य सरकार डिनाई कर सकती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है, to deny any person equality before the law or the equal protection of within the territory of India। हिंदुस्तान के अंदर किसी को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं इक्वालिटी। देखिए इक्वलिटी क्या हो गई, हर एक को मौका मिलना चाहिए। एवरीवन शुड गेट द अपॉर्चुनिटी, एवरीवन शुड गेट द अपॉर्चुनिटी, शुड गेट द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जैसे दिस कंट्रोल राइट्स ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी दिस प्रोविजन, ये जो इक्वालिटी है आर्टिकल 14 में, इट कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्संस, हर एक बंदे को, वेदर ही इज फॉरेनर और ही इज नेटिव और ही इज आवर ओन सिटीजन, दोनों को राइट टू इक्वालिटी है। कोई अगर फॉरेनर है उसको भी है, और अगर नेटिव है उसको, दोनों को है क्या राइट टू इक्वालिटी। लेकिन देखिए देयर आर एक्सेप्शंस, कोई गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म्स निकालेगा, उसमें से इक्वालिटी थोड़ी बाहर वाले को मिलेगी, फॉरेनर को। लेकिन कुछ मामलों में तो देयर आर एक्सेप्शंस एंड यू हैव टू बी, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यू शुड रीड देम सेपरेटली, ठीक है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन। देखिए भाई, लीगल पर्सन कोई टेररिस्ट होगा, कोई एलियन होगा, कोई और कुछ होगा, स्पाई होगा, तो ही इज नॉट आवर सिटीजन, ही इज नॉट, एंड इफ ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज बीन रिजाइडिंग हियर, बट ही इज नॉट लीगल पर्सन। पर्सन शुड बी लीगल। तो आर्टिकल 15 ये भी किस में आता है, राइट टू इक्वालिटी में। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स, देखिए इट इज बीइंग प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। This is the beauty of Indian Constitution। देखिए आर्टिकल 15 provides the state shall not,
shall not discriminate against any citizen on grounds only of, किसके बुनियाद पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी किसी कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट हिम। सपोज करिए कहीं पे कोई पोस्ट निकला है तो हर एक को लेटर मिलेगा, हर एक को नोटिफिकेशन मिलेगी कि दे कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिख के लिए नहीं है, तो हर एक के लिए। लेकिन देखिए ऐसा क्या है कि कभी कभार होता है कि मतलब वी आर गिविंग रिजर्वेशन, दैट डज नॉट मैटर्स इन दिस फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा, तो हम नहीं तय कर सकते हैं। तो देखिए रेस, किसी भी कोई भी रेस हो, किसी भी कोई भी कास्ट हो, कोई चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय है, शूद्रा है या वैश्य है, कुछ भी हो, सेक्स, whether someone is female or male, both are eligible, both you cannot discriminate someone। ये आप वुमेन हो, आप औरत हो, आप ये नहीं बोल सकती, आप वो नहीं बोल सकती, you have to, it gives, उसको कानून ये हक देता है बोलने का। अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे है तो एक औरत को भी है, अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो एक औरत को भी है, एक ब्राह्मण को भी है, एक क्षत्रिय को भी है, एक शूद्र को भी है, और एक वैश्य को भी है, एक मुस्लिम को भी है, एक हिंदू को भी है, और एक सिख को भी है। दिस इज व्हाट इज इक्वालिटी। तो और प्लेस ऑफ बर्थ, देखिए कोई अगर तमिलनाडु से है वो भी उतना ही सिटीजन है इंडिया का, जितना कोई कश्मीर से है, जितना कोई अरुणाचल प्रदेश से है, या जितना कोई गुजरात से है। ऑल आर इक्वल, there should be no discrimination on these grounds, right? So this provision provides both by state and private। न state discriminate कर सकती है, न एक गवर्नमेंट discriminate कर सकती है, न एक प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल मीन्स कोई स्कूल है, वहां पे कहेंगे सिर्फ मुसलमान यहां पे पढ़ेंगे, यहां पे सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। तो वो चीजें भी, देयर आर 3 एक्सेप्शंस, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देखिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे, किन के लिए? बच्चों के लिए और वुमेन के लिए। देखिए वुमेन को हमने बचपन से ही, यानी 1947 या हम बात करेंगे उससे पहले से भी, जब से आर्याज जब से आए हैं तब से हम एक वुमेन को सुप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उस वुमेन को हम आज रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्यों? ताकि हम उसे अपने बराबर करें। इट्स नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन एज पर द इंडियन लॉ, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे आपने देखा है नीट में उनके लिए अलग रिजर्वेशन है नीट में, या अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट में उनके लिए रिजर्वेशन है, पंचायत बॉडीज में उनके लिए रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, या बच्चों के लिए हम बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे होते हैं उनको हम 1 बजे का खाना देते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यू कैन नॉट से दिस कि इट्स अगेंस्ट द इट्स डिस्क्रिमिनेशन कि हमें नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। यू कैन नॉट से द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देखिए जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस रहे हैं वो, उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिले हैं। जैसे कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो मुलाजिम बनने के लिए कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको रिजर्वेशन देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 50% यू कैन नॉट गो मोर देन 50% रिजर्वेशन, तो 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देयर शुड बी 27% रिजर्वेशन, एटलीस्ट 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी, इसके लिए बहुत सारे कमीशन भी बनाया गया, जैसा मंडल कमीशन हो गया, तो बहुत सारे कमीशन भी बनाए गए। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन फॉर एसटीज और एससीज, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स के लिए हम
रिजर्वेशन रख सकते हैं उनको, ताकि हम उनको अपलिफ्ट करेंगे, ताकि हम थोड़ा सा बराबरी देंगे। फिर भी नहीं बराबर हो रहे हैं। अगर आज इतना रिजर्वेशन दे के भी आप फिर भी देखोगे होते हैं बकरवाल, फिर भी वो उतने हमारे बराबर नहीं है, या एक सिटीजन के जो शहरी होती है उनके बराबर नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स where we should give the reservation to this kind of the people. The state is empowered to make special provision for the advancements of socially and education, including private educational institutes. आपको प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट स्कूल में होती है, प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन वेदर एडेड, चाहे उसे गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट is totally different matter, whether aided by the government or not aided by the government, but there should be private educational institute, whether aided or non aided, वहां पे भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, फ्री एडमिशन होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो वो तय करते हैं स्टेट कहां पे क्या करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट द माइनॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी भी देखिए, ये माइनॉरिटी कौन हो गए, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, ये चला सकते हैं, ये अपने स्कूल, इनके जो स्कूल्स होंगे वो तय करेंगे कि हम रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे। लेकिन एक जो हिंदू क्लास है, जो कि मेजॉरिटी क्लास है, वो ये नहीं कर सकते हैं कि हम इनको एडमिशन नहीं देंगे, हम गरीबों को एडमिशन नहीं देंगे, हम एसटीज को एडमिशन नहीं देंगे। तो उनको देना है फ्री एडमिशन या फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो दीज थिंग्स दीज अप्लाई टू द व्हाट वी से, दीज ऑल थिंग्स आर इन द आर्टिकल 15, ठीक है। तो हमने ये चीजें पढ़े हैं, आर्टिकल 15 हमने मुकम्मल किया है। तो यू कैन रीड मोर इन द लक्ष्मीकांत, वहां पे एक्ट्स वगैरह दिए हैं। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें हर एक, ये आर्टिकल 16 कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी पब्लिक पोस्ट होगा उसमें हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ, हर एक सिटीजन को नोटिफिकेशन मिलेगी कि ऐसे ऐसे पोस्ट निकलने वाले हैं, आप इन पर अप्लाई कर सकते हो। और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं, अगर वो सिटीजन है, लीगल सिटीजन है, यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। तो बैकडोर एंट्रीज वो अलग बात है, बट इन केस ऑफ आप उस पर, इसीलिए तो जो भी बैकडोर एंट्री होती है ना, इसीलिए दूसरा बंदा फिर उनको केस भी कर सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन। अगर किसी का नंबर है, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, अगर वो क्यों ना गरीब तबके से हो, क्यों ना सोशली बैकवर्ड क्लास से हो, क्यों ना वो हायर क्लास से हो, तो अगर वो एलिजिबल है तो दैट वन इज एलिजिबल फॉर दैट थिंग। It does not bound state for presenting necessary qualification requirement tests for certain posts may be reserved for the resident of particular state. कुछ पोस्ट्स को रिजर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम रिजर्वेशन रख सकते हैं, जैसे 3% रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन, 10% फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 10% फॉर EWS, 10% फॉर STs, 5% फॉर SCs। दीज आर द रिजर्वेशन, ये स्टेट तय करेगी, लेकिन इसको छुपा के नहीं करेगी, बल्कि सबके सामने सबको बोल के ये चीजें करेंगे, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि कहां पे कौन जा रहा है, सही जा रहा है या गलत जा रहा है। इसीलिए जो है ये जो कोर्ट्स है, दीज आर द व्हाट वी से, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, इसको ऊपर से जो नजर रखते हैं, दैट्स कोर्ट्स जुरिडिक्शन, दैट्स व्हाई कोर्ट्स आर द सेपरेट, दे आर नॉट इंक्लूडिंग इन द पार्लियामेंट, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रमोशन ऑफ SCs एंड STs, तो इसमें भी ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार कहा है। आर्टिकल 17 एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी यू कैन नॉट डू द
टचेबल एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यू कैन नॉट डू द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, क्या होती है अनटचेबिलिटी। देखिए यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बी आर अम्बेडकर की बात। बी आर अम्बेडकर जब पढ़ने जाते थे एक स्कूल में, तो वहां पे एक प्यून था, अगर वो स्कूल नहीं आपको पता ही है बी आर अम्बेडकर बिलोंग्स टू द दलित फैमिली, तो अगर वो प्यून नहीं आता था तो उसको कोई पानी भी नहीं देता था, ठीक है, क्योंकि वही उसे पानी पीने के लिए देता था, वही प्यून जो था उस स्कूल में। अगर वो एब्सेंट रहा है तो बी आर अम्बेडकर को पानी, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बी आर अम्बेडकर, उसको पानी नहीं पीना था उस दिन और उसको बाहर बिठाते थे। अगर उसे कोई क्वेश्चन पता भी होता था, तो अगर उसे कोई क्वेश्चन पता भी, यानी उसका आंसर पता भी होता था, टीचर भी नहीं मानता था। देखिए कोई भी तबका, आज भी ये अनटचेबिलिटी हो रही है, ब्राह्मण कभी शूद्राज से शादी ही नहीं करेगा, और ये हम में मुसलमानों में भी हो रहा है। हर एक तबके में ये चीजें हो रही है, चाहे कहीं पे बड़े लेवल पे, कहीं पे छोटे लेवल पे। हम भी कभी कभार किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि आप ऐसा लग रहे हो, आप बकरवाल जैसे लग रहे हो, आप गोजर जैसे लग रहे हो, तो दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन। ये हमने खुद पर खुद ही प्रॉब्लम्स की है, आज भुगतना पड़ता है। अगर हमने उनको इक्वल राइट्स दिए होते तो आज उनके लिए रिजर्वेशन नहीं होती। उनके लिए रिजर्वेशन अगर है वो हमारे वजह से है, वो हमारे वजह से। अगर हमने वुमेन को ऑप्रेस किया है, आज हम उसे रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ अस, तो हम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर 1947 में ऐसा नहीं होता तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये चीजें करते ही नहीं, लिखते ही नहीं है, टाइम वेस्ट करते ही नहीं। क्यों वो लिखेंगे एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस, जबकि इसका मतलब यही है कि अगर दुकानदार है, आप उस दुकान पे जा सकते हो, कोई भी वहां से माल खरीद सकता है। दिस इज व्हाट इट सेज, abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of any respect shall be offense punished according to law. देखिए it should be, अगर आपने ये किया है, एनफोर्स किया है, तो you will be punished according to law. 6 month तक जेल हो सकती है, 6 month तक जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। तो ये चीजें, अगर कोई शुद्रा है तो कहीं पे कुक पोस्ट आया है, तो किसी ने मना किया मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये इस दलित ने पकाया है, तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें इट इज, क्योंकि उसका फंडामेंटल, ही कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट, ही कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट विदाउट बाइंग द लॉयर के बगैर। आर्टिकल 32 कहता है ये, ही कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, 2 to 6 कहता है ये। तो ये चीजें आप याद रखोगे। तो इट्स आर्टिकल 17 विच सेज एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, एसएससी, सीजीएल में, यूपीएससी में, केएस में, एसएसबी में, बहुत सारे एग्जाम्स में। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी टाइटल्स भी अबॉलिश कर दिए गए, मतलब एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। कोई मिलिट्री में कर्नल है, मेजर है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। मगर कौन से टाइटल नहीं है, जैसा कोई महाराजा था, अब वो महाराजा नहीं रहा, कोई दीवान था, अब वो दीवान नहीं रहा, तो दीज काइंड ऑफ टाइटल्स हैज बीन एंडेड नाउ। कोई किसी को भारत रत्न मिला है तो उसको टाइटल मिले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दीज थिंग्स कैन बी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भारत रत्न मिले, किसी को कोई अवार्ड मिले, उस पे कोई टाइटल रहे तो वो चलेंगे, लेकिन वो टाइटल्स नहीं जो खानदानी है, खानदानी टाइटल अब नहीं चलेंगे, ठीक है। पुनिशड, कहां पे थे हम, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड मेक्स 4 प्रोविजंस इन दिस रिकॉर्ड। इसमें ये 4 प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। 8 prohibits the state from conferring any title. स्टेट भी नहीं दे सकती है किसी को टाइटल, चलो आपको, आप ये रहे हैं, आपको हम ये टाइटल देंगे। कोई बंदा उनको अच्छा लगा है तो उसको कोई टाइटल दे के जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट नहीं देंगे। एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल, ये मैंने पहले आईएएस ऑफिसर, आईएएस टाइटल है लेकिन वो एक एकेडमिक टाइटल है,
दैट्स नॉट मेंशन, दैट्स नॉट द एंसेस्ट्रल टाइटल। तो कोई कर्नल है, मेजर है, स्पोर्ट्स में है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, दैट्स स्पोर्ट्स टाइटल यू कैन गिव। वीरेंद्र सहवाग को टाइटल है एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल ऑन एनीबॉडी, वेदर सिटीजन, ना फॉरेनर को दे सकते हो ना सिटीजन को दे सकते हो। इट प्रोवाइड सिटीजन ऑफ, और ना आप एक्सेप्ट करते हो कोई भी टाइटल किसी और फॉरेन स्टेट से विदाउट, आप किसी मतलब इंग्लैंड ने आपको कोई दिया है कोई नाइटहुड कोई टाइटल, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, यानी फॉरेन टाइटल भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। A foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign without the, अगर यहां पे फॉरेनर भी है, उसको यहां किस स्टेट के अंडर कोई ट्रस्ट है, कोई ट्रेड है, कोई कारोबार है, अगर उसको भी कोई टाइटल दे रहा है, लेकिन यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आपको प्रेसिडेंट पहले इजाजत दे कि आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। प्रेसिडेंट ने दिया इजाजत तो ठीक, नहीं दिया तो नहीं ले सकते हो, नहीं तो आपको ये कारोबार लेके, आपको ये ट्रस्ट लेके अपने कंट्री में जाना पड़ेगा। तो वहीं पे टाइटल भी रख लो और वहीं पे कारोबार भी कर लो। तो इट इज द रूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सुप्रीम बॉडी है। नो सिटीजन और फॉरेनर और होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, ना आप प्रेजेंट, ना पैसा, ना आप ऑफिस फ्रॉम एनी अदर फॉरेन स्टेट विदाउट द, आप किसी प्रेजेंट को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, पैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो किसी और स्टेट का, किसी और फॉरेन स्टेट का। सपोज करें पाकिस्तान ने आपको किसी अवार्ड के लिए बुलाया, तो पाकिस्तान एक हॉस्टाइल कंट्री है या चाइना एक हॉस्टाइल कंट्री है, तो पहले यू शुड कंसल्ट द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने इजाजत दिया है आप ले सकते हो। इसी तरह कुछ फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं, तो भी हमें प्रेसिडेंट को पहले बोलना है। तो एक इंडिविजुअल खुद तय नहीं करेगा कि मुझे ये प्रेजेंट लेना है, ये एनरोलमेंट लेना है या कोई गिफ्ट वगैरह। अब ये हो गया, मैंने पहले ही बोला है राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है। राइट टू इक्वालिटी जो है दीज आर फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब हम आर्टिकल 12 और 13 भी देखेंगे। आर्टिकल 12 जो है, इट सेज ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टेट विल बी कंसिडर्ड अंडर यूनियन, स्टेट इंक्लूड्स, यानी ये स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं, यानी ऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है विल बी कंसिडर्ड अंडर यूनियन, ये एक यूनियन के अंडर आएगा, चाहे कोई तमिलनाडु से है, चाहे कोई पौंडीचेरी से है, चाहे कोई जम्मू कश्मीर से है, ये सब एक ही है, एक ही स्टेट के है, एक ही यूनियन के है। तो दिस आर्टिकल देखिए, इसमें भी और चीजें हैं। स्टेट किसे कहेंगे? स्टेट हम कहते हैं गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, लोकल बॉडीज अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी जो इंडिया में है, और जितने भी लोकल लोग हैं, अथॉरिटीज है, कंट्रोल जिनको कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको हम स्टेट कहते हैं। तो आर्टिकल 13 इट सेज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड नहीं कर सकते, इन लेस टर्म हम इनको नीचे नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट्स और बढ़ाओ फंडामेंटल राइट्स, बट यू कैन नॉट लेसन देम, आप उनको कम नहीं कर सकते हो। पावर विच विल डिटेक्ट फंडामेंटल राइट्स विल बी नल, वो पावर जो फंडामेंटल राइट्स को डिटेक्ट करे, दैट शुड बी नल, दैट शुड बी वाइड, दैट शुड बी क्लियर, नल एंड वाइड। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को आप कम नहीं कर सकते हो। अगर राइट टू स्पीच है, कल हम बोलेंगे राइट टू स्पीच नहीं होगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कुछ इमरजेंसीज होते हैं, जैसे इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 354, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, उनमें होती है फंडामेंटल राइट्स पे बैन। लेकिन तब भी कुछ फंडामेंटल राइट्स आप कंप्लीटली डिटेक्ट नहीं, बैन नहीं कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, कि यू कैन अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, हाई कोर्ट।
तो और भी आप कहीं पे भी बाकी राइट्स के लिए भी आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन दीज आर जस्टिसिएबल, दीज आर जस्टिसिएबल, गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दीज टू आर्टिकल्स, अंडर दीज टू आर्टिकल। इसीलिए इसे आर्टिकल 32 को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो देखिए आपने ये जो पढ़ा है यहां पे, होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसके बाद हम और भी फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बढ़ा जा रहा है, लगभग आधा घंटा हो गया है, तो हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।